हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीपीसी के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं या नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे सीपीसी की कुछ डेफिनेशन, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो सीपीसी को पढ़ते वक्त और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और हमें जब भी हम सीपीसी को और जो सेक्शंस के प्रोविज़न्स हैं और जो ऑर्डर्स के प्रोविज़न्स हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तो इन डेफिनेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी। तो आइए अब इन डेफिनेशन को हम अच्छे तरीके से और आसान से आसान तरीके में समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में डेफिनेशन क्या मीनिंग देती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूट ऑफ सिविल नेचर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सीपीसी के अंदर बताया गया है, सूट ऑफ सिविल नेचर का, जो सीपीसी के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया। इसकी कोई डेफिनेशन सीपीसी के अंदर नहीं पाई जाती, ना किसी और एक्ट में पाई जाती है। बट इसको छोटा सा जो इनकम्प्लीट डेफिनेशन मैं कहूँगा उसको, सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट हम जब पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, उसमें थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन दी गई है कि ऐसे केसेस या ऐसे सूट्स या ऐसे मैटर्स जो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी हैं या रिलेटिंग टू ऑफिस हैं, उनको हम सूट ऑफ सिविल नेचर कहेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में लेकर पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वी आर सिविलियन ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव लॉट ऑफ सिविल राइट्स। हमारे पास बहुत सारे सिविल राइट्स हैं। अगर उन सिविल राइट्स का कहीं भी इन्फ्रिंजमेंट होता है तो दैट जो भी सिविल मैटर, जो भी सिविल राइट्स से रिलेटेड जो भी इन्फ्रिंजमेंट होता है, जो भी हमारे राइट्स हैं, उनका अगर वायलेशन होता है, दैट इज़ दिस सिविल नेचर के सूट्स होंगे। जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे मसले हो जाते हैं तो वो भी सिविल नेचर के सूट्स होंगे। इसी तरह से जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं, वो भी इसी तरह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। मैरिजेस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं हमारे। इसी तरह से हमारे जो आम पब्लिक में रहने सहने के जो हमारे राइट्स होते हैं, जैसे पड़ोसी का हक होता है, जैसे रोड्स का हक होता है, इसी तरह से जैसे कि हमारे रास्तों का, गली कूचों का जो राइट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो है क्या है, सूट ऑफ सिविल नेचर। जैसे लीज है, रेंट है, ये सारे के सारे जो नेचर होंगे वो सूट ऑफ सिविल नेचर में आएंगे। ओके, दूसरी डेफिनेशन जो एफिडेविट की आती है, एफिडेविट भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ज़रिए से डिफाइन नहीं किया गया है। इसकी एक डेफिनेशन जो सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट में मिलती है, जिसमें कहा गया है कि ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि किसी पर्सन के द्वारा या किसी कुछ पर्सन्स के द्वारा दिया जाता है कि ये स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूँ, ऑन ऑथ देता है वो, और कहता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, और वो उस पर सिग्नेचर करता है और उसको अपने सील के ज़रिए से उसको प्रूव करता है कि जो कुछ मैंने कहा है ये एक स्टेटमेंट होता है आदमी। इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट एफिडेविट का सीपीसी में इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूट ऑफ सिविल नेचर जब भी डिस्कस किया जाएगा या सिविल मैटर जब भी डिस्कस किया जाएंगे, उनका जो प्रूव किया जाता है, जो एविडेंसेस होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट पे ही दिया जाता है। आप जनरल जैसे क्रिमिनल मैटर्स में जैसे आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जैसे आप ऑरल स्टेटमेंट्स दे देते हैं या जो है कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने जो रिकॉर्ड किया जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सिविल मैटर्स में क्या होता है, जो भी कुछ आप कहेंगे वो ऑन एफिडेविट होगा। इसलिए ये प्रोविज़न्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफिडेविट इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी डेफिनेशन 3 जनरल क्लॉजेस एक्ट में दी गई है, यानी सेक्शन 3 क्लॉज 3 में इसकी डेफिनेशन दी गई है एफिडेविट की। इसके प्रोविज़न जो हमारे सीपीसी के अंदर पाए जाते हैं वो ऑर्डर 19 जो है इसका है, 19 में जो है इसके कुछ प्रोविज़न्स पाए जाते हैं। इसके 19 में जो है कुछ प्रोविज़न्स जो प्रोविज़न्स हैं इसमें। इसी तरह से कुछ एक प्रोविज़न जो है 139 सेक्शन जो है इसका सीपीसी के, उसमें भी पाए जाते हैं। तो ये प्रोविज़न्स इसमें पाए जाते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है प्लीडिंग्स के। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लीडिंग्स? प्लीडिंग की जो डेफिनेशन है वो भी सीपीसी के द्वारा डिफ़ाइन नहीं की गई है।
कि एक्चुअल में प्लीडिंग होती क्या है। इसका एक छोटा सा उदाहरण या एक छोटी सी एग्जांपल या छोटी सी जो डेफिनेशन इसकी मिलती है वो ऑर्डर 6 में मिलती है, जो ऑर्डर 6 रूल फर्स्ट में मिलती है। ऑर्डर 6 रूल फर्स्ट में जो चीज़ कही गई है वो ये है कि प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। ये दोनों मिलकर प्लीडिंग्स बनेगा, ये दोनों मिलकर प्लीडिंग्स बनेगा। इसको हम प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं, प्लीडिंग्स कहते हैं। अब अगर प्लीडिंग को हमें समझना है तो प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट को हमें समझना पड़ेगा। अब प्लेंट क्या है, प्लेंट को हम पढ़ेंगे ऑर्डर 7 में ऑन रूल फर्स्ट में, जिसमें प्लेंट के बारे में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, प्लेंट एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है जो इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया है इसको सीपीसी के द्वारा। सीपीसी में जो कहा गया है वो कुछ प्रोविजंस है कि कंटेंट क्या होगा, कंटेंट बताए गए हैं रूल 1 में, बट द डेफिनेशन ऑफ द प्लेंट इज़ नॉट डिफाइंड बाय द सीपीसी। इसको हम बहुत आसान लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि ये इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम विच इज़ produced before the court by a person who is known as the plaintiff। जो पर्सन, जो प्लेंटिफ है, जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जो कोर्ट के सामने गुहार लगा रहा है कि मेरे ये राइट था, इस राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, वो जो क्लेम्स जो करता है वो एक पर्चे पर लिखता है। उस पर्चे को या उस क्लेम को जहाँ पर वो लिखता है उसको हम प्लेंट कहते हैं। उसका जो कंटेंट होगा कैसे कैसे होगा ये रूल 1 में बताया गया है। रूल 1 में जैसे प्लेंटिफ सबसे पहले जो है जिस कोर्ट के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हो उस कोर्ट की डिटेल लिखेंगे, कहाँ पर है, क्या जुरिडिक्शन लगता है। फिर उसके बाद प्लेंटिफ अपने डिटेल्स देगा जो भी जहाँ पर जैसे जैसे वो रहता है। उसके बाद डिफेंडेंट के बारे में बताएगा, फिर कॉज ऑफ एक्शंस जो भी हैं उसके, फिर जो है जो मसाइल हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को जो उनके साथ एफिडेविट वगैरह जो एविडेंसेस प्लेंट के साथ नहीं होता है, ना प्लीडिंग्स पे एविडेंसेस लिखे जाते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं, जो कागजात लगाने हैं, वो चीज़ें उसके साथ वो लगाएगा। उसके बाद ये कोर्ट में इसको प्लेंट को लेकर जाएगा। फिर कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो ये है कि कोर्ट के सामने जब ये चीज़ आ जाएगी तब कोर्ट एक समन इशू करता है अगेंस्ट पर्सन अगेंस्ट होम द केस इज़ फाइल्ड। जिसके खिलाफ़ केस फाइल किया गया उसके खिलाफ़ तो रिटर्न स्टेटमेंट वो पर्सन देगा कि वो जवाब में जो देगा उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये प्लेंट को जब प्लेडिंग को हमें समझना होगा तो इन तीनों चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीडिंग मिलकर दो चीज़ें बनती हैं, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट एक क्लेम ऑफ स्टेटमेंट होता है और उसके जवाब में जो दिया जाता है, जो डिफेंडेंट के ज़रिए से दिया जाता है, वो रिटर्न स्टेटमेंट होता है। उसके बाद एक थर्ड कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन जो आती है दैट इज़ द डिक्री। डिक्री की डेफिनेशन जो है 2 यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसमें कहा गया है कि डिक्री इज़ एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट, जिसमें जो प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट में प्लेंट के द्वारा यानी प्लेंटिफ के द्वारा जो चीज़ें क्लेम की गई हैं और इन्होंने जो उनका जवाब दिया है, इन दोनों के बीच में जो राइट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, उनको एक्सक्लूसिवली और अच्छी तरह से कंक्लूसिवली उसको डिटरमाइन करता है कोर्ट कि एक्चुअल में किसका हक बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, और इन दोनों के ज़रिए से एक एडजुडिकेशन डिक्लेयर करता है, एक फैसले तक पहुँचता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं डिक्री, कि उन दोनों के राइट्स को जो एडजुडिकेट किया जाता है, उन दोनों के राइट्स को डिक्लेयर किया जाता है कि एक्चुअल में ये चीज़ जो डिस्प्यूट है ये किसके हक़ में जाएगी और किसके हक़ में नहीं जाएगी। इस चीज़ को डिक्री कहते हैं। डिक्री कई तरह की होती है, इसको हम प्रिलिमिनरी डिक्री भी कहते हैं, फाइनल डिक्री भी कहते हैं, डीम्ड डिक्री भी कहते हैं। प्रिलिमिनरी डिक्री ये होती है कि जैसे आप कुछ इश्यूज़ पर कोर्ट क्या करता है कि शुरुआत में फ़ैसला कर देता है। जैसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं हमारे कि ये चीज़ें उस वक्त के लिए वो ज़रूरी होती हैं, तो उनको कोर्ट उस वक्त पास कर देता है। बाद के लिए फिर जो फर्दर मैटर जो बचे रहते हैं उनको धीरे धीरे सॉल्व करता रहता है, जो फाइनल डिक्री बाद में आती है। इसी तरह से लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो 211 में डिफ़ाइन किया गया है।
जो डेफिनेशन क्लॉज जो हमारे पास है सीपीसी में, इसमें कहा गया है कि अगर कोई डिसीज पर्सन यानी मर चुका है, उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जो रिप्रेजेंट करेगा उस पर्सन को हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। उसके हियर्स भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई और भी पर्सन हो सकता है। तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो लोग होते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट जो है सीपीसी की जान है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। और ये सीपीसी में इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके बेसिस पर काफ़ी केसेस रद्द कर दिए जाते हैं। जब हम किसी सूट को फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, तो हमें इन चीज़ों पर नज़र रखने पड़ती है। ये दो कॉन्सेप्ट शुरुआत में ही हमें देखने पड़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सेक्शन 10 वाला, जो कि बात करता है रेस सब जुडिस, जिसको हम स्टे ऑफ सूट कहते हैं। स्टे ऑफ सूट। दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में एक सूट हुआ और दोनों पार्टी सेम हैं, एक सेम टाइटल है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, किसी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में उन्होंने केस फाइल कर दिया। उसके बाद वो केस पेंडिंग चल रहा है, दूसरे पार्टी को एक अलग से भूत सवार हुआ और उसने अपने यहाँ पर, जो उसके यहाँ कॉम्पिटेंट कोर्ट थी, उसके यहाँ पर भी एक सूट फाइल कर दिया। कहा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, या किसी और वजह से उसने वहाँ पर फाइल कर दिया। सेम बिटवीन द सेम पार्टीज, सेम टाइटल, सेम कॉज ऑफ एक्शन एंड सेम और वो उसके अलावा जो है सेम सूट कर दिया। उसके अलावा वो सूट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, डिसाइड नहीं किया गया है प्रीवियस कोर्ट के ज़रिए से, वहाँ पर वो पेंडिंग है। तो ये यहाँ पर रूल जो है, उस सूरत में ये रूल लागू होगा रेस सब जुडिस, कि आप दूसरी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको कानून अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वैसे ही कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑफ सूट्स हैं। आप किसी एक मैटर के लिए दो कोर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि उनका टाइम वेस्ट होगा, और ये पब्लिक इंटरेस्ट के भी ख़िलाफ़ है। इसी तरह से जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हर एक पब्लिक इंटरेस्ट और ये जो हमारा स्टेट का जो नेचर है उसके भी ख़िलाफ़ है। इसके अलावा फिर एक इम्पॉर्टेंट केस आता है, डेफिनेशन आती है, दैट इज़ द रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए कि यही सेम चीज़ है, लेकिन ये डिसाइडेड हो चुकी है किसी कोर्ट के ज़रिए से। अगर किसी कोर्ट के द्वारा ये चीज़ मैटर, ये जो डिस्प्यूटेड मैटर था, ये डिसाइड किया जा चुका है, तो अब अगर वो डिसाइड किया जा चुका है, तो उसी चीज़ को लेकर बाद में फिर सेम टाइटल के साथ बिटवीन द सेम पार्टीज़ और डिसाइड हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पर उसको कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये राइट, ये दैट इज़ द पार्टी विनर पार्टी एंड दैट इज़ द पार्टी ये लूज़र पार्टी है। तो अगर इस तरह का डिसाइड कर दिया है, तो फिर वहाँ पर रेस जुडिकाटा लागू होगा, यानी आप फर्दर सूट नहीं कर सकते। इसको लॉ क्या करता है, बार करता है, उसको आपको रोक देता है। ठीक है। उसके बाद दैट इज़ द सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी में इसको कहा गया है। उसके बाद जो है 148A में दी गई है कैविएट के बारे में। कैविएट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे सीपीसी में, कि मान लीजिए कि आप कोर्ट में केस करना चाह रहे हैं। कैविएट को हम एक वर्ड में कह सकते हैं कि क्लेमिंग राइट टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट एट द हियरिंग ऑफ द सूट। जब कोर्ट किसी मामले की सुनवाई कर रही है, तो उस वक्त अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करना का हक मांगना, इस चीज़ को हम कैविएट कहते हैं। आदमी क्या करता है कि भाई मेरे खिलाफ़ ये सूट हो चुका है या होने वाला है या उसको संभावनाएं लग रही हैं, तो वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन देता है कि अगर इस तरह का कोई मैटर होता है या जो सूट आपके यहाँ पर चल रहा है, जब उसके पार्टिकुलर डेट में कोई सुनवाई होगी तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, मैं उस डेट में आपके सामने मौजूद रहना चाहता हूँ। ये उसका राइट होता है, जिसको 148A के सेक्शन के अंतर्गत वो क्या करता है, फाइल करता है किसी भी कोर्ट में। इनहेरेंट पावर होता है 151 ऑफ द सीपीसी में। सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी में कुछ पावर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी स्टैट्यूट, किसी भी एक्ट के ज़रिए से वो सर्टेन कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं किसी भी कोर्ट के कि ये पावर्स हैं, यहाँ तक कोर्ट फैसला कर सकती है। लेकिन कुछ पावर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जाता।
ऐसे पावर्स अगर हैं, ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई केस कोर्ट के सामने आ जाता है तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगा? तो उस सूरत में ये कहा गया है लॉ के अंदर कि वहाँ पर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है, यानी उसके पास इनबिल्ड, कोर्ट के पास ऑटोमेटिकली वो पावर आ जाता है कि वो उस सिचुएशन से, उस नई सिचुएशन से लड़ने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम हो सकते हैं, जो ज़रूरी समझते थे, कोर्ट थिंक फिट एट दैट सिचुएशन दैट कोर्ट कैन डू एवरीथिंग। तो ये इनहेरेंट पावर होता है जो 151 में है। उसके बाद जो है फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 के अंदर ही जो है दी गई है, और फॉरेन कोर्ट में कहा गया है, इसको सब क्लॉज 5 है, उसमें कहा गया है कि ऐसी कोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंडिया की जो टेरिटरी है मुमकिन है कि वहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इस्टेब्लिश नहीं किया, ना ही उसको उसने रन किया है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। ऐसा भी हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री की कुछ ऐसी ब्रांच या कोई ऐसा विंग जो इंडिया की किसी टेरिटरी पे हो सकता है, जो जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी, जो डिस्प्यूटेड को जो है रिजॉल्व करता हो, लेकिन उसका मतलब वो इंडियन कोर्ट नहीं होगा, वो फॉरेन ही कोर्ट होगा, फॉरेन ट्रिब्यूनल ही उसको कहेंगे हम। दैट इज़ द फॉरेन कोर्ट कहलाएगा वो। इसके बाद जो है प्रेसेप्ट की बात की गई है, दैट इज़ द 46, और इसमें कहा गया है कि इट इज़ ए ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये किस सिचुएशन में ऑर्डर देती है कोर्ट? कि मान लीजिए कि दो लोग हैं, ज़मीन का मसला हुआ, लैंड का डिस्प्यूट हुआ दोनों के बीच में। अब जिस लैंड में या जिस जुरिडिक्शन में वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जजमेंट डेटर के पास, यानी वो पार्टी जिसके खिलाफ जजमेंट पास हुआ है, उसके पास वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी जो उसकी है वो अदर जुरिडिक्शन में है। अब कोर्ट से ये एप्लीकेशन, यानी प्लेंटिफ देगा एप्लीकेशन और कहेगा कि माय लॉर्ड, इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो फ़लाँ जगह पर है, वहाँ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए ताकि मेरा जो नुकसान हुआ है, जो मेरी चीज़ें वो रिकवर हो सकें। तो ये कोर्ट जो डिक्री पास करती है, वो कोर्ट उस दूसरी कोर्ट को एक ऑर्डर पास करेगी और कहेगी कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टी है या जजमेंट डेटर को उसको अटैच आप कर लीजिए, ताकि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ या उसको ट्रांसफ़र ना कर सके, सेल ना कर सके किसी और को, क्योंकि अभी इनके बीच में डिस्प्यूट है। तो ये किया जा सकता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज़ द कमीशन। कमीशन को भी जो है सीपीसी के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसके प्रोविज़न जो है 75 से लेकर 78 तक हैं, और ऑर्डर 26 में जो है इसके कुछ और रूल्स है और कुछ और प्रोविज़न्स दिए गए हैं। कमीशन क्या होता है? कमीशन भी एक तरह का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है, जो कुछ 5-6 पर्पसेस जो होते हैं उनके लिए लागू किया जाता है। सबसे पहले पर्पस, जैसे कि किसी कोई ऐसा पर्सन है जो कोर्ट तक नहीं आ सकता, उसको एग्ज़ामिन करना है, उसके जो है एविडेंसेस को रिकॉर्ड करना है, पार्टीशन के लिए आप कर सकते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं उनके लिए, इंक्वायरी के लिए आप कर सकते हैं, और अदर पर्पसेस के लिए कोर्ट क्या करता है, किसी एक पर्सन को भेज देता है जिसको हम कमिश्नर कहते हैं, और वो उन चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करके ले आता है, या जिस पर्पज़ के लिए उसको भेजा जाता है उस पर्पसेस के लिए वो उसको फुलफ़िल कर देता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो सीपीसी के अंदर डिफ़ाइन की गई हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ है, तो आप उसको हमसे डिस्कस करते हैं, कमेंट कीजिए आप उसको, हम आपको बताएंगे उसको क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको सीपीसी को पढ़ते वक्त बहुत हेल्प करेंगी। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पसंद आएंगे, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।